आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 प्रश्न पत्र शेयर किए हैं। ये दोनों प्रश्न पत्र आज जो प्राइवेट स्टूडेंट्स का पेपर था उनके अंदर उनसे ये प्रश्न पूछे गए थे और लगभग यही पैटर्न आपके प्रश्न। तो इस पैटर्न के हिसाब से यदि अपन देखें तो इसके अंदर 2-2 नंबर के प्रश्न भी आए हैं, 5 नंबर के भी हैं और बड़े प्रश्न 20 नंबर के भी आए हैं। तो ये आपको देखना है और इसके अंतर्गत आपको सिर्फ 50% प्रश्न जो है वो सॉल्व करने हैं 50 नंबर के। तो ये एक प्रश्न पत्र आपने उसको स्टडी किया होगा और जो लोग कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, तो मैंने एक नंबर आपको पिछले वाले वीडियो में एक रिप्लाई में शेयर किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें क्योंकि अब जो भी मटेरियल है वो उसके अंतर्गत ये ग्रुप महत्वपूर्ण रहेगा। आज मैं आपको उस क्वेश्चन पेपर का के अंदर कुछ जो प्रश्न आए हैं उनको थोड़ा सा हल करके बताती हूँ कि कैसे उनके उत्तर लिखे जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रश्न पत्र पर ही हम अपना पूरा फोकस रखेंगे और हालांकि मैंने पेपर फर्स्ट भी आपके साथ उसमें शेयर किया है, लेकिन उसको आप स्वयं अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सेकंड पेपर पर हम कुछ बात करते हैं। जो प्रश्न आए हैं उसमें 2-3 तरीके से उनको पूछा गया है। यदि आप उन प्रश्नों को देखें तो कुछ प्रश्न तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विभिन्न, उनकी फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। जैसे इप्सा की फुल फॉर्म पूछी गई है IBSA, जैसे ब्रिक्स है, सार्क है, आसियान का की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये कुछ जो क्षेत्रीय संगठन है इनका पूरा नाम क्या है और कई जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में आप क्या जानते हैं, उस प्रश्न पत्र में पूछा गया है। कई सारे प्रश्न इससे संबंधित आए हैं, तो आपको इन सभी जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है इनके बारे में जानकारी जरूर रखनी है। होते हैं जो वैश्विक स्तर पर बनते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। कई संगठन क्षेत्रीय स्तर पर बनते हैं, जैसे सार्क है। दक्षिण एशिया जो है हमारा एशिया का दक्षिणी हिस्सा, उसका एक महत्वपूर्ण संगठन है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसी तरीके से दक्षिण एशिया का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसका एक महत्वपूर्ण संगठन है आसियान, क्योंकि वहाँ पे अलग जो देश जो देश है उनकी भौगोलिक स्थिति अलग है और उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए एक अलग संगठन बनाया हुआ है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश है वो अलग संगठन में है आसियान, और दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन है वो सार्क। इसी तरीके से ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, इस तरीके से जो देश हैं, इन्होंने चाइना, इन्होंने मिलकर के ब्रिक्स बनाया हुआ है। और इसी इप्सा इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और भी इसमें 1-2 देश शामिल हैं, उनसे मिलकर के ये देश बने हैं, ये संगठन बने हैं। तो आपको इनके बारे में जानकारी रखनी है। इससे संबंधित एक वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगी। हालांकि जो अपना जो जिस चैनल पर हम बात कर रहे हैं उस चैनल में पिछले जो हमारी स्पेशल क्लासेस हैं BA पार्ट 3 की, उसके अलावा भी BA पार्ट 3 के कई वीडियोस डले हुए हैं। उनके अंतर्गत यदि आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कई महत्वपूर्ण वीडियोस उसके अंतर्गत मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए उनको पुनः व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी। तो एक आप उस पूरे जो संगठन वाला जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और आप उसको जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही संक्षेप में आपको लिखनी है। एक तो पूरा नाम है और कब वो संगठन बना,
क्या उसके अंतर्गत उसकी मुख्य थीम है, ये सब बातें उसमें महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सार्क और आसियान ये 2 संगठन विशेष रूप से तैयार करने हैं, क्योंकि ये 2 संगठन आपके सिलेबस में मुख्य रूप से लगे हुए हैं। तो सार्क पर भी एक जो मैटर है पीडीएफ का, वो मैं आपको शेयर करूंगी। इस पे हम बीच बीच में कुछ बातें भी करते रहेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। तो इस पर आप ध्यान रखें। इस प्रश्न पत्र में जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, इसमें कुछ प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में पूछे गए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, किसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र कौन सा है, कौन सा है। ये सब सैद्धांतिक प्रश्न हैं और प्राय कम पूछे जाते हैं, बहुत अधिक नहीं पूछे जाते, लेकिन इस प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछे गए हैं और इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो इस बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर इसकी सीमित परिभाषा देखें तो एक देश का दूसरे देश से जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, लेकिन इसको बहुत ही सीमित माना जाता है और ये माना जाता है कि जो अन्य एक देश का दूसरे देश के साथ और कुछ देशों का, क्योंकि ये द्विपक्षीय भी होते हैं, बहुपक्षीय भी होते हैं, और ये केवल इसी से संबंधित नहीं है कि पॉलिटिकल रिलेशन ही हो, इसमें इकोनॉमिक रिलेशन भी होते हैं, इसमें अन्य जो पूरे और संबंध होते हैं जो कि राजनीतिक नहीं होते, प्रशासनिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, और जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, सामरिक संबंध हो सकते हैं, ये सब भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस तरीके से क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र के अंदर यदि हम देखें तो क्या क्या आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून आ जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ भी इसमें पढ़ते हैं। जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये सब भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी संबंधों में हम एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध पढ़ते हैं। एक देश किन्हीं और देशों के समूह के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है, जैसे भारत का अगर अपन देखें आसियान के साथ क्या रिलेशन है, या आसियान का भारत से क्या रिलेशन है। और इसके अंतर्गत हम विभिन्न संगठनों के बीच के आपसी संबंधों को भी पढ़ते हैं। तो ये इसमें एक और आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधों के उपागम कौन कौन से हैं। उपागम का मतलब दृष्टिकोण, यानी हम इसको किस किस दृष्टि से पढ़ते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उपागम है आदर्शवादी उपागम। आदर्शवादी उपागम क्या है, अप्रोच, वो क्या कहती है कि इसके अंतर्गत आदर्शवादी में कि पूरे विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए और कोई आपस में झगड़ा नहीं करे, लड़ाई नहीं करे, और विश्व में शांति स्थापित कैसे हो, इसको लेकर जो अप्रोच चलती है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक आदर्शवादी अप्रोच है। लेकिन अन्य उपागम भी हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये अपने आप में दृष्टिकोण है। अलग अलग विचारक अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा क्या होनी चाहिए। दूसरा जो यथार्थवादी उपागम है, जिसको हम शक्ति उपागम भी कहते हैं, जिसके मुख्य जो जानकार हैं वो मॉर्गेंथो हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शांति और स्थापित करने और इससे संबंधित नहीं है, बल्कि वो शक्ति को प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करने का नाम है। ये उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक डेफिनेशन दी है। तो ये अलग अलग उसके अंतर्गत दृष्टिकोण है। ऐसे एक दृष्टिकोण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत एक निर्णय निर्माण सिद्धांत है, और इस तरीके के कई उपागम जो हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हैं। तो मुख्य रूप से आदर्शवादी,
यथार्थवादी व्यवस्था सिद्धांत और निर्णय निर्माण सिद्धांत, और इस तरीके ये आपके अलग अलग अप्रोचेस हैं जिनके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये सैद्धांतिक बातें हैं और प्राय परीक्षाओं में कम पूछी जाती हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये बातें अधिक पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके प्रश्न पत्र में आती हैं तो आप सामान्य सी जानकारी आपको इसकी होनी चाहिए। ये मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अब हम थोड़ा आगे चलें और जो प्रश्न पत्र मैंने आपके साथ शेयर किया था उसके अंतर्गत फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, और दूसरा उसकी विशेषताएं कौन सी होती हैं, और उसकी वर्तमान प्रवृत्तियां उस फॉरेन पॉलिसी की क्या चल रही हैं। ये कई बातें हैं जो उसमें हैं। तो यदि हम देखें कि जैसे प्रश्न आया आपके कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व बताइए, तो यहाँ निर्धारक तत्वों में हमें उन बिंदुओं को लेना है जिसके आधार पर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं निर्धारक तत्व, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करती हैं या डिसाइड करती हैं कि वो इस तरीके से होंगी। जैसे एक निर्धारक तत्व हम ले सकते हैं कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। एक जैसे हिमालय है, तो हिमालय पर्वत, पहले आपने देखा होगा कि हमने चीन के प्रति हम बहुत निश्चिंत थे, क्योंकि हमको लगता था कि जो हिमालय है वो रक्षक है, लेकिन वो स्थिति थोड़ी हमारी भ्रामक सिद्ध हुई और उस हिमालय को भी पार किया जा सकता है, ये बात सामने आई। यहाँ पे हमें देखना है कि हम भौगोलिक स्थिति से पाकिस्तान, चीन और इन सब एरिया से घिरे हुए हैं, और हमें फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे तैयार करना है, तो उसका भौगोलिक क्षेत्र, इसी तरीके से इकोनॉमिक तत्व, आर्थिक तत्व, भौगोलिक तत्वों के साथ साथ हमारे आर्थिक तत्व कौन से हैं, जो हम आर्थिक तत्व भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करते हैं। जैसे हम चीन ने हमारी बहुत सी जमीन को हथिया रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बनाए हुए हैं। चीन हमारा विश्व व्यापार में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा विश्व में यदि हम किसी से व्यापार करते हैं तो वो चीन है। तो ये आर्थिक संबंध हमने बना रखे हैं। हालांकि चीन ने हमारे बहुत सारे जो भारत का क्षेत्र उस पर अपना कब्जा किया हुआ है, और उन क्षेत्रों में हमारा विवाद चीन के साथ चलता रहता है। लेकिन चूंकि हम अपने देश का आर्थिक विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए हमने अपने आर्थिक संबंधों को बरकरार रखा हुआ है। इसी तरीके से हम आर्थिक संबंधों के कारण हम जैसे हमने आसियान, एक पूरा 10 देशों का संगठन है, उससे अपने रिलेशन बना रखे हैं। यानी हम इतनी ज़्यादा अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस तत्व को महत्व देते हैं कि अब हम जितने भी संबंध बनाते हैं उसमें आर्थिक तत्व को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हो गया है। यदि हम भारत अमेरिकी संबंधों को देखें तो दोनों देशों में सुधार का एक मुख्य कारण ये है कि हमारे अमेरिका के अंदर भारत के जो पूरा एक टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो अमेरिका को बहुत सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका में जितने भी जैसे कंप्यूटर और इनसे रिलेटेड सॉफ्ट जितनी भी चीज़ें, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे भारतीयों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में है। तो भारतीयों ने अमेरिका की उन चीज़ों को संभाला हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के तौर पर अगर हम देखें तो इस कारण से भारत अमेरिका संबंधों के अंदर जो तकनीकी हम सहयोग है उसके कारण भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ निर्धारित होती है। तो ये एक नया तत्व है जो कि हमारी विदेश नीतियों को निर्धारित करता है। फिर हमारी अगर हम और तत्वों में यदि लें तो किसी देश की आंतरिक परिस्थितियां क्या होती हैं, हमारे देश की इंटरनल स्थितियां कैसी है कि हम दूसरे
देशों से अपने संबंध बनाए। कई बार जो बाहर की स्थितियां हैं, जैसे शीत युद्ध जब चल रहा था तो उस समय भारत की विदेश नीति उस शीत युद्ध से प्रभावित थी। तो बाहर का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो वातावरण चल रहा है वो भी किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व रहता है, महत्वपूर्ण कारक रहता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी देश की विदेश नीति के मुख्य कारक तत्व कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में ही पूछा जाएगा, तो आपको आर्थिक कारक आर्थिक हो सकते हैं, आपको ये बताने भौगोलिक तत्व हो सकते हैं, और फिर तकनीकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, आंतरिक परिस्थितियां किसी देश की, और विश्व की जो स्थिति है उस समय की, वो भी एक तत्व हो सकता है। तो ये इस तरीके से ये फिर इसके बाद में यदि विशेषताएं पूछी जाती हैं किसी देश, जैसे भारत की विदेश नीति की कुछ विशेषताएं आपसे पूछ ली जाएं, या रशिया की विदेश नीति की कुछ पूछ ली जाएं, या चीन की विदेश नीति की कुछ पूछ ली जाएं, तो विदेश नीति की विशेषताएं वो होती हैं जो वो उस समय चल रही होती हैं। कि जैसे भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग पर आधारित है, पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है, और भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो किया है। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं, इसी तरीके से रूस की, इसी तरीके से चीन की। और इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान प्रवृत्तियां बताइए, कि चीन की विदेश नीति की वर्तमान प्रवृत्तियां बताइए। तो विशेषताएं अलग होंगी, जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी के अलग होंगे। भारत की विदेश नीति की वर्तमान प्रवृत्तियां, अमेरिका की विदेश नीति की वर्तमान प्रवृत्तियां क्या हैं, चीन की विदेश नीति की वर्तमान प्रवृत्तियां, रूस की विदेश नीति की क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो ये इन जो ट्रेंड्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं, इन पर भी हमको ध्यान देना होगा। और कई विदेश नीतियों की कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर आधारित होती है। जैसे एक प्रश्न उस प्रश्न पत्र में यह है कि मोतियों की माला विदेश नीति जो है चीन की है, चीन ने ये 2005 में स्टार्ट की थी। इसका जो मीनिंग है वो इतना सा है कि चीन जो है वो बहुत सारे जो समुद्री द्वीप हैं उन पर अपना आधिपत्य करता रहता है। वो वहाँ पे उन सब में अपना आधिपत्य जमाता है, और उसको एक माला की तरह वो उसको आगे बढ़ाता है। तो ये 2005 में, लेकिन आपको इसको इतना सिंपल अपना जब आंसर लिखे तो इतना सिंपल लिखना नहीं है, आपको थोड़ा बताना होगा कि उसने वहाँ पे किस किस टापू पे, किस किस द्वीप पे अपना आधिपत्य किया, और वो किस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहा है। तो इसको हम और इन सब चीज़ों को और डिटेल में यदि आप चाहेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन ये बातें हैं जो कि आपको इसमें करनी है। उस प्रश्न पत्र में कुछ बातें प्रॉब्लम्स को लेकर हैं, जैसे सीरिया प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है, और एक आतंकवाद किसी कहते हैं, आतंकवाद से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है। तो ये कुछ प्रॉब्लम बेस्ड है। नियो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, और कुछ बड़े प्रश्नों में जैसे भारत अमेरिका रिलेशनशिप्स हैं। और यदि अपन और इनको देखें तो जो महत्वपूर्ण बिंदु अभी आपके साथ मैंने तो कुछ इस तरीके का प्रश्न पत्र बनकर के सामने आया है, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पूरा सॉल्व नहीं करना है, जितना आपको आता है उतना आपको करना है, क्योंकि 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, 5-5 नंबर के हैं, और 20-20 अंकों के प्रश्न हैं। तो आप कम से कम इतनी तैयारी रखें कि आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हों और आप उनके उत्तर आराम से प्रश्नों में लिख सकें। तो इस तरीके से यदि आप इस पेपर को तैयार करते हैं और इसके अंतर्गत कुछ और कोशिश करते हैं, थोड़ी कोशिश तो आपको करनी होगी क्योंकि इतना आसान भी नहीं है ये, और आप इसको कम समय में इसको और करना चाहते हैं तो इसको अभी से ही जब से आप ये सुन रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करिए, क्योंकि अभी समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप इस प्रश्न पत्र को आसानी से पार कर जाएं और अच्छे नंबरों से इसको
इसको आप हल करें। तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगी। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो मैंने आपको नंबर उसमें पिछले वाले वीडियो के जो रिप्लाई है उसमें दिए हुए हैं, आप वहां से देख लें और इस ग्रुप को शेयर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो और बनाना संभव नहीं है। और हम जो हमारे कुछ पिछले वीडियोस हैं उनको मैं आपको इसमें फिर से शेयर करूंगी, तो आप इसको तैयार कर लें। और आपकी फिर भी कोई समस्याएं आती हैं, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर दें, हम उसको जल्दी से जल्दी हल। जैसे सीरिया प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान की समस्या, इनको मैं बहुत ही संक्षेप में आपको कुछ ही मिनट्स में और कुछ ही समय में बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप खुद भी अपने स्तर पर तैयारी करें। जो प्रश्न पत्र आया है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और क्योंकि खुद करके सीखो, खुद करते हैं तो सीखने में ज़्यादा आता है और आपको ज़्यादा आपकी मेमोरी रहती है। तो आप ट्राई करें उसको सॉल्व करने की, और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू।